वाले कह रहे कि नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण है। तो जब साथियों नींद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, खराब स्थिति हो जाती है, नींद की कमी हो जाती है, तो उसको निद्रा लोप कहा जाता है, निद्रा लोप कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए, प्राण घातक बीमारी यानी कि इबोला की बात चल रही है, तो इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? क्या इबोला नामक रोग क्या फफूंद या कवक की वजह से होता है, परजीवी की वजह से होता है, या विषाणु या साथियों जीवाणु की वजह से होता है? मैं कह सकता हूं कि इबोला नामक रोग वायरस की वजह से होता है, अर्थात विषाणु की वजह से होता है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं कहूंगा मोल यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए कौन सी एसआई इकाई है? तो मोल एसआई इकाई है। अगला सवाल देखिए कि एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत संभावित अंतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? वाल्ट मीटर है। कौन सा है साथियों? वाल्ट मीटर है। ये भी आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसके द्वारा मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापी। बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, ये किस नियम का पालन करता है? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो ये किस नियम का पालन करता है? ये तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा बल कहलाया जाता है साथियों? बताइए। यही तो गुरुत्वाकर्षण बल है साथियों। क्या एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ये पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है। मैं कहूंगा हाँ, अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। मैं कहूंगा अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो जवाब मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मदद करता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रह गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? जोहान्स केपलर की बात चल रही है। यानी कि जोहान्स केपलर साहब ने ग्रह गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती हैं और समान समय पर भूमि पर पहुंचती हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मैं कहूंगा गैलीलियो आपका आंसर हो जाएगा। गैलीली आपका राइट आंसर। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा ट्रिपल स्टार लगाकर साथियों इसको नोट डाउन करेंगे और अपने मनोमस्तिष्क में फीड करेंगे। अगला देखिए, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक के अंदर दूसरा ऐसे करके चिपकते हैं, तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो उन्हें साथियों बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अलग कर सकते हैं, या जोर जोर से पीट कर नहीं, अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर नहीं, गिलासों को शीतल जल में डालकर नहीं। मैं कहूंगा कि दो कांच के अगर गिलास हैं, ये चिपक जाते हैं एक के अंदर एक करके, तो उनको आप बाहरी वाले गिलास को गर्म पानी में डाल दोगे तो वो साथियों अलग हो जाएंगे। उसके बाद देखिए, इनमें से किसे ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है? तो किसकी बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, अगर बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम की, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को साथियों ऊष्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि ध्वनि प्रबलता की इकाई क्या है? तो मैं कहूंगा साथियों ध्वनि प्रबलता की इकाई बेल है, बिल्कुल, फोन है, बिल्कुल, डेसिबल भी है। यानी कि आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला देखिए, तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, अवरक्त तरंगे शामिल हैं। यानी कि किन तरंगों में साथियों ये शामिल हैं? तो मैं कहूंगा ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है। ये क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है साथियों, बहुत टॉप लेवल का, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि भौतिकी का कौन सा नियम कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच का बल अपने पूर्व मान से कम होकर 1/4 रह जाता है जब उनके बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाती है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें, ये कुलोम्ब का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बात कुलोम्ब के नियम के अनुसार कही गई है। साथियों घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज के लिए रेटिंग निम्न के आधार पर प्रदान की जाती है। तो किसके आधार पर साथियों प्रदान की जाती है? करंट के आधार पर प्रदान की जाती है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज के लिए रेटिंग करंट के आधार पर प्रदान की जाती है। उसके बाद देखिए, किसने विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की और उसे नाम दिया? तो किसकी बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, आंद्रे मैरी एम्पियर की बात चल रही है। यानी कि आंद्रे मैरी एम्पियर ने ही विद्युत चुंबकत्व के विज्ञान की स्थापना की थी और इसको नाम दिया था। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको क्या कहा जाता है? इसको आप लोग ध्यान रखेंगे माइसनर प्रभाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अस्थायी चुंबक निम्न के से बने होते हैं। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं ना साथियों, ये किससे बने होते हैं? ये मृदु लोहे से बने होते हैं। क्या ये मृदु लोहे से बने होते हैं?
हैं ये आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक चुंबक है? तो दंड चुंबक, चुंबकीय सुई या चुंबकीय पत्थर? तो मैं कह सकता हूं कि जो चुंबकीय पत्थर होता है ये एक प्राकृतिक चुंबक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल देखिए कि पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों कितना समय लगता है, अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 मिनट लगता है तो बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब क्या है। करके रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो साथियों अगर बात करते हैं, मैं कहूंगा अवतल दर्पण यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रोगियों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दांत का चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक साथियों अधिक होता है? तो मैं कहूंगा हीरे का, बर्फ का, माणिक का या कार्बन का? मैं कहूंगा हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है। आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि कौन सी घटना किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? तो यहां पर अगर बात करें साथियों रमन प्रभाव आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए एक बार, यानी कि कौन सी घटना? तो मैं कहूंगा रमन प्रभाव। रमन प्रभाव किसी माध्यम के अणुओं द्वारा कंपन ऊर्जा स्तरों के लिए उत्साहित होने पर प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो साथियों सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे? 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, रदरफोर्ड द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? तो यहां पर अगर बात करें साथियों राइट आंसर आपका जो जाएगा वो गोल्ड फॉयल प्रयोग के साथ जाएगा। यानी कि रदरफोर्ड के द्वारा किए गए किस प्रयोग ने? तो मैं कहूंगा रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल प्रयोग किया था। इस प्रयोग के माध्यम से नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था उन्होंने। कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी बताइए? तो कणों की तरंग प्रकृति को डी ब्रोगली ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? डी ब्रोगली ने स्थापित किया था। ये भी सवाल आप लोग याद रखेंगे। कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, इसको एक साथ क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों अपरूप कहा जाता है। क्या अपरूप कह लो या इंग्लिश में साथियों एलोट्रॉप्स कह लो, बात एक ही है। तो कुल मिला के अगर ये सवाल पूछा जाए कि कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट इसको एक साथ क्या कहा जाता है तो अपरूप यानी कि एलोट्रॉप्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे क्षारीय मृदा धातु के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? एक तरीके से अगर बात करते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बात चल रही है, यानी कि क्षारीय मृदा धातु के रूप में मैग्नीशियम को जाना जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? लिथियम की बात चल रही है, यानी कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार, ठीक है ना, लिथियम में सोडियम के समान गुण होते हैं। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कि आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। कैल्शियम सल्फेट है तो सल्फेट नहीं है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है तो मैं कहूंगा बिल्कुल कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ही ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है, यानी कि आंसर इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि बेकिंग सोडे का विलयन किस सूचक के साथ हरा रंग देता है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो चाइना रोज यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेकिंग सोडा का विलयन चाइना रोज सूचक के साथ हरा रंग देता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। या आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन ईंधन ये सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है और आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गैसोहॉल एक मिश्रण है, तो किसका किसका साथियों ये मिश्रण है गैसोहॉल? तो मैं कहूंगा गैसीलीन और मिथेनॉल का। तो मिथेनॉल का नहीं साथियों, एथेनॉल का। क्या गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है ये गैसोहॉल, इसलिए आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया साथियों? आपको यहां पर बताना है। तो मैं कहूंगा सीवी देसाई की अगर हम बात करते हैं तो सीवी देसाई ने ही गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। इसमें से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो सबसे अधिकतम तापजनक मान किसका होता है? मैं कहूंगा हाइड्रोजन का होता है। क्या हाइड्रोजन का अधिकतम तापजनक मान होता है? आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल है, क्या कहा जा रहा है? कह रहे हैं कि राष्ट्रीय, अब देखिए यहां पर करंट अफेयर के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय भारती सयानी को ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों किसको किया गया है? सीजी करहाड़कर को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला सवाल देखिए, कह रहे कि लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यारे लाल शर्मा को किया गया। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? प्यारे लाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए, अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, नोएडा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। किससे? अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से नोएडा प्राधिकरण को सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर उमा रेले को सम्मानित किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? डॉक्टर उमा रेले को दिया गया है। मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों, यहां पर अगर बात करें, ग्रीष्मा कुठार को किया गया है और रितिका चोपड़ा को भी किया गया है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ए और बी दोनों, यानी कि सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों, अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। अगला देखिए, कह रहे कि केंद्र सरकार ने कहा नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा कहां पर की गई है साथियों? केंद्र सरकार के द्वारा। तो मैं कहूंगा कर्नाटक में की गई है। उसके बाद देखिए कि किसने इंडिया @100 लॉन्च किया है? तो किसने साथियों ये लॉन्च किया है? मैं कहूंगा पीयूष गोयल के द्वारा ही। पीयूष गोयल के द्वारा ही इंडिया @100 को लॉन्च किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सवाल आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है साथियों। उसके बाद देख लेंगे कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक महत्वपूर्ण प्रकाशन का अनावरण किया, जिसमें 2047 तक भारत की आर्थिक प्रगति का खाका पेश किया गया है। केंद्रीय मंत्री एसोचैम के द्वारा पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ साथियों? इंडिया एक तरीके से होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ टाइपिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, जो मेन चीज़ है ना, वो मेन चीज़ सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इंडिया @100 किसने लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। बाकी बहुत अंदर का सवाल नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? इनका नाम है आशमा कुमारी केसी और इन्होंने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। मिस किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? तो किस राज्य की बात चल रही है? मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, यानी कि आंध्र प्रदेश ने जीवन दान पुरस्कार जीता है साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन। कह रहे हैं कि कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद हरियाणा सरकार करेगी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो विरासत प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू की गई है साथियों? नई दिल्ली में शुरू की गई। कहाँ पर शुरू की गई है? नई दिल्ली में शुरू की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो मैं कहूंगा नेपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत ने नेपाल देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आपसे साथियों पूछा जा रहा है कहां पर किया जाएगा, तो आपको यहां पर बताना है। मैं कहूंगा भोपाल में किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में ही किया जाएगा। किसने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो किसने साथियों की है? आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा द्रौपदी मुर्मू जी ने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने साथियों इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया है? तो तुर्की देश है। इस देश ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है। बात करें आपको वेन आरेख चुनना है कि सबसे सटीक वेन आरेख कौन सा होगा, जिसमें राज्य, जिला, कॉलोनी साथियों नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें तो राज्य इसमें सबसे बड़ा है, तो राज्य क्या हो जाएगा? राज्य ये हो जाएगा। और राज्य के अंदर ही जिले आते हैं और जिलों के अंदर ही कॉलोनीज आती हैं। तो मैं कहूंगा कुछ ऐसा आरेख बनेगा। ऐसा यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 मित्र KLMOPA और एक क्या लिखा हुआ है साथियों? 6 मित्र हैं यहाँ पर। के हाँ 3 है यहाँ पर, तो 3 हो गए, 4 5 और एक किधर गया भाई साहब? ठीक है, एक किधर गया? 6 मित्र है ना, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो यहाँ पर तो साथियों एक कम लग रहा है। KLMOP, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो कहा जा रहा है ना वो कर लेते हैं हम लोग। तो 6 मित्र हैं, के 6 मित्र हैं साथियों। KLMOP एक षटकोणीय आकार की मेज के चारों ओर समान दूरी पर बैठे हैं। तो साथियों क्या यहाँ पर कहा गया है? हम लोग लिख लेते हैं षटकोणीय कैसे बनेगा। देखिए षटकोणीय यानी कि जिसकी 6 एक तरीके से कहीं ना कहीं भुजाएं हो जाए। 1 हो गई, 2 ठीक है, और 3 हो गई, और उसके बाद 4 हो गई, 5 हो गई, और ये एक 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6 6 हो गई। तो क्या क्या कहा जा रहा है साथियों, जरा देखिए। कह रहे हैं कि के का मुख पी की ओर, अच्छा मतलब के अगर यहाँ पर है तो पी यहाँ पर होगा, या के यहाँ पर है तो पी यहाँ पर होगा, ऐसा कहा गया है। तो मान लीजिए के का मुख किस तरफ है? पी के सामने है, तो ऐसा हमने बना दिया। उसके बाद कहने के एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ओ है। और एन जो है ना, एन ये एन
के और एल के बीच में। एक काम करो, देखिए हमें अगर हम इस वाले स्टेप को स्किप कर दें, पहला वाला जो स्टेप है इसको स्किप कर दें और इस वाले इस स्टेप से हम शुरू कर दें, तो हमें एक फायदा ये मिलेगा कि हमें एन कॉमन मिल जाएगा यहाँ पर भी। और इसका फायदा क्या होगा ये अब आप देखिए, देखिए एन के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है, तो मान लीजिए साथियों एन हमने अगर यहाँ पर बना ले तो एन के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है, यानी कि ओ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया कि एन के और एल के बीच में है, यानी कि यहाँ पर जो ना एन जो है एन के और एल के बीच में है, तो के यहाँ पर एल साथियों यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज फायदा हुई। अब हो ये भी सकता है कि के यहाँ पर हो एल यहाँ पर हो अभी, लेकिन हमने ऐसे बैठा दिया है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, अगर यहाँ पर सही नहीं आंसर आया तो साथियों के यहाँ पर कर देंगे, एल यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि पी के तुरंत बाएं एम बैठा हुआ है, तो पी के तुरंत, अब देखिए दो जगह बची हैं, तो पी के तुरंत, ठीक है, पी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ, एम बैठा हुआ, तो एम यहाँ पर बैठ गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 लोग थे, 6 लोग हो गए। क्या पूछा जा रहा है, ओ के ठीक दाएं कौन है, तो ओ के ठीक दाएं कौन है साथियों, एम है। तो मैं कहूंगा एम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और एम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। उस असंगत समूह का साथियों आपको यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। चलिए तो आपको बताना है, 2 ऑप्शन यहाँ पर है, 2 ऑप्शन नीचे हैं, 2 ऑप्शन एक साथ रख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, क्या यहाँ पर अलग है, देखिए क्यू 17 पर होता है, जे आपका 10 पर होता है और ये एल 12 पर होता है। यानी कि अगर बात करें जे क्यू जो है ना वो 17 पर हो गया, जे 10 पर हो गया, एल 12 पर हो गया। यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, कितना 7 माइनस हुआ है। और यहाँ पर साथियों 2 प्लस हुआ है, ठीक है 2 प्लस हुआ है। नीचे वाले की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो एन 14 पर, जी 7 पर, आई 9 पर, यानी कि यहाँ पर तो 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर 7 माइनस हुआ है, यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा वही लॉजिक यहाँ पर लगा। अब इसको देख लेते हैं साथियों, के 11 पर होता है, डी 4 पर होता है, एफ 6 पर होता है। यहाँ पर 2 प्लस हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल सही 7 माइनस हुआ है। इसकी अगर बात करें तो पी 16 पर, एल 12 पर, के 11 पर, यहाँ पर 1 माइनस हुआ है। तो मैं कहूंगा यहाँ पर अलग रूल लग रहा है कुछ, यहाँ पर सब में 2 प्लस प्लस हो रहा था लेकिन यहाँ पर 1 माइनस कर दिया गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला सबसे असंगत है और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहने के y के mp को क्या लिखा जाता है साथियों, y के mp को यहाँ पर लिखा गया है QNLZ। तो आपको बताना है साथियों SURC को क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है, बताइए। देखिए अगर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे, देखिए ये y के है और ये आपका LZ है, यानी कि y के एक आगे आता है z और k का एक अगर प्लस कर देते हैं तो आ जाता है l। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसके बाद क्या आता है, देखिए 4 जगह है, 4 जगह, इसके बाद क्या आता है तो t यहां पर आएगा और u के एक बाद क्या आ जाएगा, v यहां पर आएगा। अब आप ऑप्शन में से देखिए अंत में कहां vt है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाले में vt है। तो मैं कहूंगा यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर इसकी बात करते हैं m से, यहां पर क्या हो गया है, m से अगर बात करें साथियों एन हो गया है, एम से एन हो गया यानी कि एक बड़ा है और पी से 17 यानी कि एक क्या हो गया है, एक साथियों यहाँ पर बढ़ गया है। तो कुल मिला के ये लॉजिक आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये नंबर सीरीज वाला सवाल है। ये सवाल आपके अच्छे समझ में आ गया ना, लॉजिक क्या लगा था। अब इस सवाल की अगर बात करें, एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, 2 है, 6 है और फिर 12 है और फिर 20 है और फिर 30 है। तो आपको बताने के उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर आ सकता है, बताइए। देखिए अगर ध्यान से आप यहाँ पर देखेंगे ना तो 2 से 4, 2 से 6 हुआ है, यानी कि यहाँ पर 4 बड़ा है और फिर 6 से 12 हुआ है, 6 बड़ा है, फिर यहाँ पर 8 बड़ा है, फिर यहाँ पर 10 बड़ा है। तो बच्चा भी बता देगा यहाँ पर 12 बढ़ेगा और 12 बढ़ेगा तो 42 हो जाएगा। क्या 42 ऑप्शन में है, जरा देखिए। मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगला देखिए, जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे होगा, बताइए। देखिए हाइड्रोफोबिया जिसको हो जाता है ना वो पानी से डरता है, जल से डरने लगता है, लेकिन एक्रोफोबिया जिसको हो जाता है ना वो ऊंचाई से डरने लगता है। तो जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध ऊंचाई से है। अब उसके बाद देखिए साथियों, कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आप लोग देख लीजिए। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल कह रहे कि सभी चॉकलेट फल हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे साथियों कहा जा रहा है ना वैसे वैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये चॉकलेट हो गई। कह रहे सभी चॉकलेट क्या बताई गई हैं, फल बताए गए हैं, तो सभी चॉकलेट फल हो गई। सभी फल क्या बताए गए हैं, सभी फल साथियों नारियल बताए गए हैं, सभी फल नारियल हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष साथियों यहाँ पर आपका गलत है। चलिए तो अगर बात करते हैं कुछ चॉकलेट नारियल नहीं है, देखिए दोनों कथन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साथियों कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी चॉकलेट नारियल हैं, सभी चॉकलेट नारियल हैं, बिल्कुल सही। कुछ नारियल फल हैं साथियों, कुछ नारियल फल हैं, बिल्कुल इतने नारियल फल हैं, ये बात भी बिल्कुल सही। यानी कि केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। चलिए
अब इस सवाल की अगर बात करें साथियों कि इस सवाल में क्या, देखिए कह रहे कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा, यानी कि आपको इसकी कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन होने के बाद 124 आना चाहिए। अगर 24 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 24 रख दे, क्या 124 आ सकता है? देख लीजिए, 15 गुणा 7 लिखा है, 15 गुणा 7 लिख दीजिए, ठीक है। 40 लिखा है, 40 के साथियों बात क्या है, 15 गुणा 7 प्लस 40 है, और 40 के बाद आपका माइनस है तो ये माइनस आ गया, 24/8 है। अब कहा क्या गया है, 40 है ना, तो 40 भी साथियों लिख लीजिए, माइनस आ जाएगा, 24 की जगह पर 8 आ जाएगा और साथियों यहाँ पर 24 आ जाएगा। 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा, -8/24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर साथियों 8 का मट 16 8 24, यानी कि 1/3 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1/3 यहाँ पर साथियों लिख लेते हैं, 1/3। मुझे तो नहीं लग रहा है इसको कैलकुलेट करके साथियों 124 आ सकता है, तो मैं कहूँगा साथियों ये आपका ऑप्शन जो है ना एक तरीके से फेल हो गया, यानी कि ये चीज़ नहीं हो पाएगी साथियों। अब यहाँ पर अगर बात करें दूसरे वाले ऑप्शन की, अगर 24 की यहाँ पर 40 और 40 की जगह पर 24 रख लें तो क्या 124 आएगा, जरा देखिए। तो 15 गुणा 7 है, 15 गुणा 7 प्लस 40 लिखा है ना, तो 40 की जगह पर 24 आ जाएगा, और क्या लिखा हुआ है -24 लिखा है, 24 की जगह पर 40 आ जाएगा, भाग 8 आ जाएगा। तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, प्लस आपका 24 हो जाएगा, माइनस 8 का 8 5 40, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 105 प्लस आपका ये 19 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा 105 और 19 कितना होते हैं साथियों, 4, और यहाँ पर साथियों एक तरीके से 2 और 1, बिल्कुल 124 होते हैं, तो 124 आ गया, यानी कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो कहने के 6 मित्र हैं, अविक, ऋषि, पीयूष, सोयन, आशु और रोहित। अच्छा, वहां पर पता लोग 6 थे, लोग 6 थे ना, पता नहीं क्या दिक्कत थी वहां पर। खैर, 6 मित्र अविक हैं, ऋषि हैं, पीयूष है, सोनल है, आशु है, रोहित है, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति बना लेते हैं, 6 लोग हैं ना, 1 2, एक काम करिए, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 लोग हो गए। कहने के ऋषि अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, तो ऋषि को मान लीजिए अगर हम यहां पर बैठा ले, कहीं पर भी आप बैठा सकते हो, ऋषि जो है ना, ऋषि यानी कि ऋषि अविक के बाईं ओर, यानी कि अविक यहां पर आ जाएगा, अविक के बाईं ओर, क्या अविक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, तो पीयूष की अगर बात करें, पीयूष यहां पर आ जाएगा, पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, ठीक है, पीयूष के दाईं ओर खड़ा है। सोनल अविक के दाईं ओर खड़ा है, यानी कि अविक के दाईं ओर कौन खड़ा है साथियों, सोनल खड़ा है, तो सोनल यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। सोनल अविक के दाईं ओर खड़ा है और आशु के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि आशु यहां पर आ जाएगा, आशु यहां पर आ जाएगा। करके आशु जो है ना रोहित के बाईं ओर खड़ा है, आशु जो है ना ये रोहित के बाईं ओर खड़ा है, यानी कि रोहित यहां पर आ जाएगा, रोहित यहां पर आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहां पर जो हमने एक एक्स्ट्रा बनाया था साथ, उसको हम डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं यहां पर से एक सॉरी, ये तो सब कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, यानी कि 6 लोग थे, 6 हो गए, रोहित, आशु, सोनल, अविक, ऋषि, पीयूष, 6 थे, 6 को हमने बैठा दिया। पूछा क्या जा रहा है, कह रहे के कौन दो भिन्न सेंटर में खड़े हैं, तो कौन दो भिन्न सेंटर में खड़े हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। भिन्न सेंटर में साथियों कौन खड़े हैं, बिल्कुल सेंटर में 2 लोग कौन खड़े हैं, अविक और सोनल खड़े हैं। तो अविक सोनल कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो मैथ के बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चंस नहीं है जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम में साथियों आपसे पूछे जाएंगे। देखिए भाई सवाल को कह रहे कि ए बी सी अकेले एक काम को 12 10 15 दिन में करते हैं, यानी कि ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर लेता है और सी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। कह रहे कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद बी और सी काम छोड़कर भाग जाते हैं। तो कह रहे कि अब जो बचा खुचा काम है वो अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, 5 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में या 6 दिन में। देखिए सबसे पहले हमें ये निकाल लेना होता है कि आखिर टोटल काम कितना है। ये कैसे निकालते हो, ये इनकी मदद से निकालते हो। इनका अगर एलसीएम निकालोगे, यानी कि एक ऐसा नंबर आपको यहां पर रखना है जो 12 10 15 के पहाड़े में आता हो या 12 10 15 से कट सके। तो मैं कहूंगा मुझे ऐसा लग रहा है 120 वो नंबर है। कितनी कितनी बार में आएगा वो लिख लीजिए, 12 एकम 12 मतलब 12 धाम 120, ठीक है। 10 से काटोगे तो ये 12 बार में कटेगा, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। अब कहने का मतलब साथियों क्या है, कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 10 काम करता है, बी एक दिन में 12 काम करता है, सी एक दिन में 8 काम करता है और टोटल काम कितना है 120। तो कहने कि अगर वो तीनों लोग एक साथ काम करते हैं 3 दिनों तक, तो तीनों काम करते रहते हैं। अब देखिए तीनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, जब ए 10 कर रहा है, बी 12 कर रहा है, ये 8 कर रहा है, मैं कहूंगा 30 काम करेंगे, यानी कि एक दिन में 30 काम करेंगे। तो शुरू के 3 दिन तो तीनों ने काम किया, यानी कि 90 काम इन्होंने कर लिया। अब बचा क्या, टोटल काम तो 120 है, काम 90 हो चुका है, 30 काम सिर्फ बचा है। तो ये 30 काम ए कितने दिन में करेगा, ए एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 30 काम को 3 दिन में करेगा, तो इसलिए 3 दिन में करेगा, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए द्वारा कितने दिनों में कार्य पूरा किया जाएगा, 3 दिन में, ये आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, ये सवाल साथियों पूरा है, थोड़े लंबे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना वैसे साथियों मैं यहाँ पर आपको करवा लूँ। नीचे ऑप्शन है, ऑप्शन की कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए हाँ, तो क्या कहा जा रहा है साथियों, बहुत अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। कहने के एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 115, 130, यानी कि कहने के 3 क्लास हैं। एक तो 6 क्लास है, एक 7th क्लास है और एक 8th क्लास है। और कहने के 6 क्लास में 120 बच्चा है, ठीक है, 120 बच्चा हो गया। और 7th क्लास में 150 बच्चा है, ठीक है। और 8th क्लास में 130 बच्चा है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। कहने के बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया जाता है, यानी कि कक्षा 6 में जब 10 छात्र और ऐड कर दिए जाएंगे तो 130 हो जाएगा, और 7 में भी किए गए हैं 10 छात्र तो यहाँ पर 160 हो जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कहने के और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि कक्षा 8 से 10 छात्रों को निकाल दिया जाता है तो 120 छात्र कक्षा 8 में रह जाएंगे। यानी कि ये मानते हुए कि उसके बाद में कोई प्रवेश या निष्कासन स्थानांतरण नहीं हुआ, यानी कि अब इतने बच्चे बचे, अब इसमें कोई घटाए बढ़ाए नहीं गए हैं। तो कहने के सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या था, यानी कि जब ये क्रम था बच्चों का, इतने इतने बच्चे थे, तो और अब ये बच्चे हो गए तो इन दोनों का अनुपात क्या है, यानी कि इन तीनों का योग और इन तीनों का योग का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इनको अगर साथियों हम लोग जोड़ें तो कितना आ जाएगा साथियों। देखिए एक तरीके से अगर बात करें 120 और 130 एक तरीके से कितना हो जाएगा, 3, 5, 8, ठीक है, 8 और 9, 10, ये हो गया, और 10 हो गया, 2, 3, 4, ये 4 हो गया और 0 लग गया, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 11 हो गया, ठीक है, और 2, 3, 4, ये 4 आ गया और ये 0 आ गया। तो इनका अनुपात ज्ञात करना है, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 40:41 इनका अनुपात निकला। देखिए क्या 40:41 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि 10% की कमी हो रही है हर साल में। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 है, 2,50,000 साथियों इसकी कीमत है, वर्तमान कीमत है, और 10% कमी हो रही है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना रह जाएगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जाए। देखिए अगर पहले वर्ष में कमी होगी 10% की तो 90 बचेगा, फिर 10% की कमी होगी फिर 90% बचेगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अब 9 9 81 यानी कि 81 डबल 0 आ गया, और गुणा यहाँ पर क्या आ गया, 85 आ गया। तो इसको कैलकुलेट करा लो, यानी कि 25 की गुणा 7 81 से करा लो, तो 25 आ जाएगा, 25 अट्ठे 200 आ जाएगा, 5 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, और डबल 0 यहाँ पर साथियों लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से 2,02,500, 2,25,000 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, 2 लाख, ठीक है ना, 2,500 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। करके एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यानी कि अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई 3 है। यानी कि यदि 2 रुपए प्रति मीटर पर खेत की जुताई की लागत, यानी कि अगर हर 1 मीटर के लिए 2 रुपए खेत की जुताई की लागत से दिए जाते हैं तो 600 रुपए आते हैं। तो खेत की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए इसको 4x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें साथियों 2 रुपए के हिसाब से दिए जाते, अगर ये 1 रुपए के हिसाब से दिए जाते तो ये 300 होते, कितने होते, 300 होते। तो अगर 1 रुपए के हिसाब से दिए जाते तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाता, किसका, 4x गुणा 3x। अरे भाई इसका आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, 4x गुणा 3x ही तो होगा, ठीक है ना। तो साथियों क्या हो जाता, वो आपका इसका आधा हो जाता, क्योंकि ये 2 रुपए में दिया जा रहा है और वैसे नॉर्मली मानते हम 1 रुपए में, ठीक है ना। तो ये साथियों ये इसका क्या हो जाएगा, अब आप इसको एक बार क्या कर लीजिए, इसको एक बार साथियों यहाँ पर आप कैलकुलेट करा लीजिए, 4 तियां 12 यानी कि 12x² हो जाएगा, 12x² बराबर साथियों 300 आ गया, यानी कि x² बराबर क्या आ गया, 300/12 आ गया। इसको कैलकुलेट साथियों करा लीजिए आप, क्या आ सकता है, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 25 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब लंबाई भी आपको पता चल जाएगी साथियों, चौड़ाई भी आपको पता चल जाएगी। x बराबर 5 है, 4 पंजे 20 लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी साथियों, 15 हो जाएगी। तो पूछी लंबाई गई है तो लंबाई साथियों यहाँ पर 20 है, 20 के ऑप्शन में है, मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर किस में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो ये आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, करे एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर एक पेंसिल का क्या, अगर मैं आपसे कहूं एक पेंसिल का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, एक पेंसिल का विक्रय मूल्य की अगर बात करें कैसे निकालेंगे, तो 24 रुपए में
10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची, 100 से भाग कर दो, तो मैं कहूँगा 0 से 0 कैंसिल, मैं कहूँगा साथियों 2.4 यहाँ पर आ जाएगा, ये एक पेंसिल का विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। और इस पर 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य साथियों कितना कितना होगा, तो इसको साथियों 100 से और भाग कर दो 120 से, तो मैं कहूँगा 20 छंग 20 पंचे, और इसको अगर कट करेंगे 0.4 6 चौक इसको अगर कट करेंगे साथियों क्या आ जाएगा यहाँ पर साथियों 2.0 आ जाएगा, यानी कि 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को, बहुत अधिक सवाल नहीं है, कुछ सवाल और हैं, एक दो सवाल और हैं बस। देखिए एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा करता है और कहा जा रहा है कि 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंकित मूल्य, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, 1200 रुपए की एक शर्ट है, अंकित मूल्य है, इस पर छपा हुआ है 1200 रुपए, लेकिन एक दुकान में होता क्या है, पहले इस पर 30% की छूट दी जाती है, उसके बाद इस पर 25% की छूट दे दी जाती है। तो आपको बताना है कि ये 1200 रुपए की चीज 2 छूट देने के बाद कितने रुपए की पड़ेंगी। 30% की छूट दी गई यानी कि उसको 70% में बेचा गया, 25% की छूट दी गई यानी कि उसको 75% में बेचा गया, तो इसको आपको कैलकुलेट कर लेना। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, और तिया और साथियों चौक आ जाएगा, 4 कप 4 4 तिया 12 आ जाएगा, 3 तिया 9 9 गुणा 70 यानी कि 7 नहीं 63, तो बोले तो 630 आपका आ जाएगा। यानी कि 1200 रुपए की अगर कोई चीज़ है और 30% की छूट और उसके बाद 25% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, तो 1200 रुपए की चीज़ वो 630 रुपए की जाकर बिकेगी। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ये कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए ये देखने में तो साथियों हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ये सवाल आप नहीं कर पाओगे, लेकिन इसकी मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता देता हूँ। क्या, कभी भी अगर लिखा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर इतने वर्षों में इतनी गुनी और इतने वर्षों में इतनी गुनी हो जाती है, इस टाइप से सवाल हो, तो कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, यानी कि 2 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि कभी को ये 1 गुनी होगी, और 2 वर्षों में क्या, 2 वर्षों में कितनी हो गई है साथियों, 2 गुनी हो गई है, ठीक है ना। कभी को 1 गुनी होगी, 2 वर्षों में 2 गुनी हो गई, तो कह रहे कि कितनी वर्षों में, ठीक है ना, कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 2 वर्ष और हम ले लेते हैं, 2 वर्ष और ले लेते हैं, जब ये इसकी डबल हुई है फिर ये इसकी भी डबल होगी, 4 गुनी हो गई। तो ये कितने वर्ष, 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष, यानी कि 4 वर्षों में 4 गुनी हुई है, 1 से 4 गुनी जो हुई है वो 4 वर्षों में हुई है, तो 4 वर्ष आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्तक कितना है, 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक साथियों ज्ञात कीजिए। देखिए कभी भी अगर आपको 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो, 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और आपको साथियों HCF दे रखा हो और आपसे LCM पूछा जाए, तो आपको पता क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिखना है, दोनों संख्याओं के अनुपात को लिखना है और आपको HCF को लिख देना है। ये पता क्या होता है, यही साथियों एक तरीके से क्या होता है, LCM आपका होता है। तो 6 पंजे 30, 30 तिया 90 हो जाएगा, मैं कहूंगा 90 आपका LCM हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों देख लीजिए, कह रहे कि 12 प्लस नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, देखिए 12 भाग और ब्रैकेट में है 2 गुणा 3 ब्रैकेट 1, ठीक है, और भाग है और फिर साथियों ब्रैकेट में है 24 भाग, ठीक है, 8 - 5 और साथियों ये हो गया। अब देखिए इसको अगर कैलकुलेट करें तो 12 भाग क्या आ गया, 3 3 दूना 6 6 आ गया यहाँ पर, ठीक है। और अगर बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर साथियों ये आपका 24 है, यहाँ पर जाएगा 3 बचेगा, 3 बच गया, 6 दूना 12 2 आ गया यहाँ पर, 3 8 24 8 आ गया यहाँ पर, यानी कि 2/8 आ गया। 2/8 को 1/4 लिखा जा सकता है, तो 1/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों इस सवाल को आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा। कहने के सेल्वाराज ने, यानी कि कोई सेल्वाराज होंगे, सेल्वाराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की 1 टाइम पेमेंट की। उन्होंने कहा भाई मुझे एक फ्लैट खरीदना है, ये लो 38 लाख रुपए। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान के, ये पूर्ण भुगतान नहीं है, पूर्ण भुगतान के 5% भुगतान करना था। यानी कि उन्होंने 38 लाख तो दिए, लेकिन अभी 5% बाकी है, 5% उन्होंने रकम नहीं दी, यानी कि 95% रकम दी है उन्होंने, और 95% ये 38 लाख है, तो फिर 5% उनको देना है, चाबी वो ऐसे दे नहीं सकते, तो कहने के चाबी लेने के लिए 5% उन्होंने भुगतान किया, तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, यानी कि जो 5% है ना साथियों, ये क्या है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये 95% की वैल्यू है, तो अभी मैंने आपको बात कहा था साथियों कि 95% बराबर कितना है साथियों, ये आपका 38 लाख है। अगर बात करें साथियों इसका हम निकालें कि इसकी 100% की वैल्यू क्या है, तो ये 95 नीचे आ जाएगा और इसकी गुणा साथियों 100 से हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको साथियों अगर हम करें तो कैसे करेंगे साथियों, एक तरीके से अगर बात करें 5 से कट करें तो 5 एकम 5, 5 नीम आपका 45 हो गया, और 5 सत्ते आपका 35 हो गया, 3 जाएगा, 5 छंग आपका 30 आ जाएगा, 0 0 0 0 हो गया आपका, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो बिल्कुल सही है। चलिए
यहाँ पर साथियों गुणा 100 आ जाएगा। 19 एकम 19, 19 चौक 76 हो जाएगा। यहाँ पर साथियों 0 0 0 आ गया। तो मैं कहूँगा 40 लाख हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा? 40 लाख आपका हो जाएगा। यानी कि उस फ्लैट की जो 100% रकम थी ना, वो कितनी हो गई साथियों? वो आपकी 40 लाख हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि 40 लाख तो है, ठीक है, लेकिन भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या है? ये जो 5% दी गई ना 40 लाख पर, ये कितनी है? तो इसका 5% निकाल लीजिए। इसका 5% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20 हो जाएगी। 20 आ गया। 0 कितने? 1 2 3 4, 4 0 लगा दो, 4 0 लगा दो। तो कितना आ गया साथियों? ये एक तरीके से यहाँ पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, ये कितना आ गया? ये साथियों 2 लाख आ गया। यानी कि 40 लाख टोटल थी, इसकी 2 लाख ये बनेगी, 5% बनेगी, तो 2 लाख आपका बिल्कुल। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।